आज पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स पढ़ी थी हमने। काइनेटिक्स होती है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस ये देखे आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन्स के 3 लॉ इसमें पढ़ेंगे जो हर मतलब काइनेमेटिक्स जो भी मूवमेंट क्या लगे जो भी होते हैं। तो लीनियर मोशन, फिर उसके बाद इसमें हम पढ़ रहे हैं कि पहले तो न्यूटन कौन था जी। न्यूटन साइंटिस्ट था एक, 1642 टू 722। 1642 में इसकी बर्थ है, 727 में इसकी डेथ है। सिर्फ 3 लॉज जो है बनाए मोशन के, जिसको लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जो कि इसको हम ह्यूमन मूवमेंट पे अप्लाई करते हैं। दीज लॉ क्रिएटेड द बेसिक्स ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स। पहला लॉ इसका क्या है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, यानी लॉ ऑफ, इसको सेकंड नाम जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो कह रहा है कि हर सब्जेक्ट एवरी, इसमें हर सब्जेक्ट तब तक कांस्टेंट रहता है, सेम पोजीशन में रहता है, उसी हालत में रहता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स को लगा के उसको मूव ना करवा दिया जाए या उसको रोक ना दिया जाए। एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू इन इट्स स्टेट, यानी जिस भी हालत में है वो उसी में कंटिन्यू, चल रहा है तो चलता रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, तब तक वैसे ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो एक्सटर्नल। उस सूरत में फॉर एग्जाम्पल एक बुक पढ़ी है तो पढ़ी है, अब उसको बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां से मूव करेगी, अदरवाइज वहां से मूव नहीं करेगी, सेम अपनी जगह पर पड़ी रहेगी। इसी तरीके से अगर एक बॉडी मूव कर रही है, चल रही है या कुछ भी है, अब एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन जो उसके ऊपर ट्रैक, उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो रुकेगी, अदरवाइज वो चीज रुकेगी नहीं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ बॉल ऑन द पेनल्टी स्पॉट इन सॉकर इज exerting a force on the ground। तो मतलब क्या है, उस जो सोकर के लिए पेनल्टी लगा रहे हैं, सोकर फुटबॉल को कहते हैं, पेनल्टी लगाने के लिए जहाँ पॉइंट पर बॉल पड़ा है तो वो वहां का वहां पड़े रहेगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, फोर्स कर रहा है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, जिसकी वजह से मतलब वो दोनों फोर्सेस जो उसके ऊपर लग रही है, जो जमीन लगा रही है, वो दोनों बराबर है। तो उनका जो है वो कोई इफेक्ट नहीं, मतलब दो ऊपर वाली और नीचे वाली जो फोर्सेस एक दूसरे को लग रही है वो पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो इस वजह से उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो वैसे के वैसे पड़ी है, जब तक वो तब मूव करेगा वो बॉल वहां से, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। इसकी एप्लीकेशंस किस तरीके से हैं? इन रिलेशन टू ह्यूमन मूवमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू डिवाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लॉ इनटू 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट में इसकी, इसको हम डिवाइड करते हैं। एक अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, मतलब जिसका कोई बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉपर उस बैलेंस में नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस से लग रही हैं। दूसरे नंबर बॉडीज दैट आर नॉट मूविंग, मतलब बॉडीज बिल्कुल स्टेशनरी है, मतलब एक कांस्टेंट पोजीशन में, साकन हालत में रुकी हुई है। तीसरे नंबर पे बॉडीज दैट आर मूविंग, वो बॉडीज जो कि मूव कर रही होती है, उन पर किस तरीके से ये लॉ जो है वो इफेक्ट करता है। सबसे पहले बैलेंस फोर्सेस। फॉर एग्जांपल बैलेंस फोर्सेस किस तरीके से, मतलब एक जो है वो बुक जो है वो टेबल पर पड़ी है, इफ अप्लाइड फोर्स एंड द रेजिस्टेंस फोर्स आर इक्वल द बुक विल नॉट मूव। मतलब जो बुक वहां पर अप्लाई टेबल पर फोर्स डाल रही है और फिर जो टेबल जो है उसके ऊपर फोर्स डाल रहा है, तो अगर वो इक्वल है तो अब वो वहां से मूव नहीं करेगी, वो वहां की वहीं पड़ेगी। द बुक विल नॉट मूव, ठीक है। फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, द नेट फोर्स विल बी जीरो। जब फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल बैलेंस्ड हो, मतलब एक दूसरे के इक्वल हो, दोनों एक बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये उसका जो नेट फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट सेम फोर्स से कर रही है, डिफरेंस उनमें नहीं है। अनबैलेंस फोर्स इस, गुड़िया इधर आ जा। ये कैमरा बंद कर दें प्लीज, समरा कैमरा बंद कर दें, अजान हो रही है।
इस तरीके से अनबैलेंस फोर्सेस, जब एक फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस मतलब किस तरीके से, जब दोनों तरफ से पैरेलल फोर्सेस लग रही है, तो वो उसका कोई मतलब उसका जो उसका जो होगा वो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से टकरा एंड हो जाएंगे, मतलब नेट फोर्स जीरो होगी, तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। अनबैलेंस फोर्सेस जब जब लगेंगी, एक तरफ मतलब ज्यादा फोर्स लग रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ से कम फोर्स लग रही है, तो जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लग रही है तो बॉडी जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर, द मूवमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, मतलब जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है उस साइड पे बॉडी मूव करेगी। फोर्सेस बीइंग अप्लाइड ऑन द बुक विल बी अनबैलेंस्ड, मतलब same principle applies when trying to move any object within human movement, जिस तरीके से बॉडी के अंदर मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू लिफ्ट अप बारबेल, मतलब बारबेल को अपलिफ्ट करना चाह रहे, कंटेनिंग वेट इन अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर की जानब उठाना चाह रहे हो, यू विल नीड टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बारबेल दैट इज लार्ज इनफ टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल इफेक्ट एक्टिंग ऑन द बारबेल एंड वेट, मतलब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी इफेक्ट कर रही है, उसका अपना वेट भी कर रहा है, उसके बावजूद आपको फोर्स वहां पे उसके ऊपर एक्सर्ट करनी पड़ेगी उसको ऊपर को उठाने के लिए। ये जी फॉर एग्जांपल अनबैलेंस, इसकी एग्जांपल दी हुई है कि किस तरीके से वर्क करते हैं। अब देखिए, फोर्स अप्लाइड टू ट्राई एंड एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट, यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कितनी, 50 न्यूटन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, अब वहां पर उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, नो एक्सेलरेशन होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर इफेक्ट करिए, वो उसी तरीके से मूव करेगा। अब इसी तरीके से आगे बैलेंस्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट है, अब रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स थी, मतलब रेजिस्टेंस जो थी वो ज्यादा थी, तो जो 50 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स लग रही थी वो कम थी, इसका मतलब होता है ये मतलब ग्रेटर देन, तो रेजिस्टेंस फोर्स ग्रेटर है, अप्लाइड फोर्स कम है, मतलब यहाँ पर रेजिस्ट जो उसको कर रहा है आगे फोर्स से ज्यादा है, तो इस तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड है, तो इसमें जो फोर्स है वो क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट नहीं करेगा, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। हाँ 55 न्यूटन जो है वो इसमें हमने फोर्स पे ऑब्जेक्ट पे की, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, मतलब जितनी रेजिस्टेंस थी वो अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल बराबर थी, तो अब वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद 56 न्यूटन की, तो रेजिस्टेंस लेस देन अप्लाइड फोर्स हो गया, ठीक है, अब अप्लाइड फोर्स बढ़ गई है जो उसके ऊपर हमने किया है, अब मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स थी, अप्लाइड फोर्स 56 हो गई थी, जबकि रेजिस्टेंस कितनी है, 55 थी, मतलब कम थी इससे, वो ये साइन शो कर रहा है कि अप्लाइड फोर्स से रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाइड फोर्स से कम हो गई है, तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, और मूवमेंट इस साइड को डायरेक्शन को होगी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स का आपको पता ही है कि जो कि रेजिस्ट करती है बॉडीज दैट आर नॉट मूविंग। अब तीसरी बात है, जो बॉडीज मूव नहीं कर रही, पहली बात बैलेंस की हमने की है, उसमें बैलेंस एंड बैलेंस को देखा, फिर उसके बाद दूसरा हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं स्टेशनरी मूवमेंट, मतलब जो है स्टेशनरी है, मतलब मूव नहीं कर रहा। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विल रिमेन इन नॉन मूविंग स्टेट, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, इनर्शिया का लॉ ये कहता है, प्रोवाइडिंग इट्स नॉट एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस एक्शन, मतलब जो बाहर से फोर्स लगेगी अनबैलेंस तो उसकी सूरत में मूव करेगा, अदरवाइज मूव वो सब्सटेंस जो है ऑब्जेक्ट जो है जो भी है मूव नहीं करेगा। इन ह्यूमन मूवमेंट इट इज डिफिकल्ट टू सी हाउ दिस लॉ कैन डायरेक्टली अप्लाई टू दिस सिचुएशन, तो किसी सूरत में ये ह्यूमन मूवमेंट में मुश्किल होता है इसको देखना, लेकिन all objects that are on this planet will be subjected to the vertical external force of gravity, जैसा कि मिसाल की दी है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको सबको बाहर की साइड से वर्टिकली जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फेस करना पड़ता है। इट इज नॉट ऑब्वियस व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब सिर्फ ग्राउंड में जब खड़े हैं तो उसी सूरत में नहीं, इट इज मोर ऑब्वियस व्हेन
we try to jump off the ground, we are in air and gravity pulls us back. जब हम हवा की तरफ जंप लगाते हैं तो ऊपर कोई तो उड़ना शुरू नहीं कर सकते ना, हम जाते हैं ऊपर फिर फौरन से वापस आते हैं। जब मतलब खड़े हैं तो फिर वो फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब लेकिन जब हम जंप करते हैं तो उसी ही फिर फोर्स से जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती है ज़्यादा, तो इंसान ज़मीन पर दोबारा वापस आता है। बॉडीज दैट आर इन मोशन, जो मोशन में उनके किसी ड्यूरिंग अ लॉन्ग जंप एन एथलीट विल लीव द ग्राउंड विद बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जब यहाँ से वो आके टेक ऑफ करता है, अब उसने ऊपर को भी जाना है, मतलब वर्टिकल जाना है, और हॉरिजॉन्टल यानी सीधा भी जाना है। तो इस सूरत में भी उसका जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। पैराबोलिक फ्लाइट प्लेन सब्सटेंस टू ओनली एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब इस तरीके से अब उसने यहाँ से आया, उसने आगे से जंप किया, उसको फिर अब वो नीचे आएगा, क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स को नीचे की जानिब जो है वो खींच रही है, पुल कर रही है। ओके, एंगल ऑफ टेक ऑफ ये क्या है? टेक होती है ये मतलब उसका जो प्रोजेक्टाइल जब उसने जंप किया वो उसको देखते हैं। डब्ल्यू क्या है जी? वर्टिकल वेलोसिटी है ये वाली, ऊपर की जानिब जो उसने लगाई है। एच वी क्या है? ये उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जब वो भाग रहा था, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है। आर वी क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मतलब ये जो दोनों को अगर जमा करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो भी आएगा, तो फिर हम उसका रिजल्टेंट भी निकालते हैं। ये बात हमने कल भी डिस्कस की है, उससे पिछले भी डिस्कस की। रिजल्टेंट वेलोसिटी इस दोनों की क्या है? इन दोनों का जो सम होगा, किसका? एच वी का, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, और डब्ल्यू का यानी वर्टिकल वेलोसिटी का। बॉडीज दैट आर इन मोशन इज मूव, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी डिटरमाइन द एंगल ऑफ टेक ऑफ, मतलब उसने किस एंगल पर टेक ऑफ किया। रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या थी? रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी है? जो उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थी, दोनों की मिला के। द डिस्टेंस जंप्ड बाय एथलीट, मतलब जो एथलीट ने जंप किया है वो उसका डिस्टेंस कितना है टोटल। द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी प्रोड्यूस अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये दोनों मिलके क्या करती हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो उसको प्रोड्यूस करती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। ओके जी, आगे हम मतलब उसी को आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। द पैराबोलिक फ्लाइट होती है ये, मतलब रिप्रोड्यूस ग्रेविटी फ्री कंडीशन, मतलब आर्क की सूरत में जो है ना, ऊपर से नीचे को मूव करते हैं, वो वाले तरीके से will be a result of the combination of vertical and horizontal velocity present at the take off point। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ये वाला, अब वो यहाँ से इसने मूव किया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये उसका वर्टिकल है। अब इसने पहले यहाँ है, फिर इस तरीके से यहाँ दोबारा से, फिर इस तरीके से वापस नीचे आएगा। अब तो इस तरह की वेलोसिटी को बोलते हैं, इस तरह की चीज को बोलते हैं ये उसका, इस तरह की फ्लाइट पैराबोलिक फ्लाइट होता है। ये किस क्या कर रहा है? ये पैराबोलिक फ्लाइट पाथ है, मतलब इस तरीके से क्रिएट होता है। किसका कॉम्बिनेशन है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज का कॉम्बिनेशन। द वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉडी इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, वर्टिकल जो भी मोशन है बॉडी की, ग्रेविटी उसको मुतासर करती है, ठीक है, उससे इफेक्ट, उसको ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। इट इज नेसेसरी टू कंसीडर द वेलोसिटीज सेपरेटली इन ऑर्डर टू सी an application of Newton's law in inertia during this moment. In respect of the vertical velocity, the athlete will travel both upward and downward, while at the same traveling forward horizontal, मतलब इसमें वर्टिकल में ऊपर की जाने जाएगा और डाउनवर्ड आएगा, और हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? वो सामने की तरफ जाएगा। ग्रेविटी विल इफेक्ट द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकली कंपोनेंट को अफेक्ट करेगी ना ग्रेविटी, फिर उसमें ऊपर को गया, उसको नीचे उसने पुल कर लिया। And allow a tree to reach a peak in the parabolic flight path while constantly being pulled back toward the ground.
तो जिस रेट से नीचे को ला रहा था वो मैंने वो आज तो मैं बहुत पूरी क्लास में मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। आवाज आ रही है मेरी? इसमें देखें एच वी मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी, और फिर उसके बाद ओके ये उसकी एच वी है। एच वी से साथ में उसने वो उसका डब्ल्यू डब्ल्यू क्या था, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने लिया था, ठीक है। अब वो ऊपर को जाने जा रहा है, फिर आगे मतलब वो आगे को भी जा रहा है, ये उसका हॉरिजॉन्टल है। साथ में ऊपर को भी जा रहा है, ये उसका वर्टिकल है। फिर ये आगे को जा रहा है, साथ में ऊपर को भी जा रहा है, तो ये इसका क्या है, एच वी है, साथ में डब्ल्यू है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, साथ में डब्ल्यू वेलोसिटी भी है। अब उसके बाद जब वो पीक पॉइंट पर पहुंच गया, अब वो नीचे को आएगा, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अब वो नीचे को आया, माइनस में जाएगा, यहाँ प्लस में जा रहा था। उसकी जो एच वी थी वो क्या थी, प्लस में, वो डब्ल्यू था यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वो प्लस में जा रही थी। अब जो है वो नेगेटिव में आ रही है, क्यों, क्योंकि वो ऊपर से डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन साथ साथ में आगे को मूव भी कर रहा है, तो उसका एच भी हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी लग रही है। और फिर वर्टिकल उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो डाउन हो रही है, उस साथ में एच आगे जा रही है, ठीक है। इस तरीके से वो फिर नीचे पहुंच जाता है। डायमेंशनिंग प्लस पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब ये पॉजिटिव शोइंग डाउन नेगेटिव वैल्यूज हैं। we will have both varying positive and negative directional values due to the effect of gravity। दोनों हमारे पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन ये एच भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि आगे को जा रहा है, horizontal velocity। bodies that are in motion, in the context of horizontal motion, the athletes moving along a straight line with a constant horizontal velocity। अब वो एथलीट जो है वो आगे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। इट इज मोर क्लियर इन व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव। अकॉर्डिंग द न्यूटन फर्स्ट लॉ, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी विल कंटिन्यू इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वो मतलब सेम वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, अगर जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट नहीं करती बाहर से। ये देखें इस तरीके से, और हमने उसने फिर उसके बाद ऊपर को किया है, एच वी और वर्टिकल जो है उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वही है, मतलब इस तरीके से वो स्ट्रेट लाइन में आगे को मूव कर रहा है। बॉडीज दैट आर इन मोशन, इट इज इट लॉजिकल, is it logical to apply Newton's law of inertia? First law of inertia to long jumper in flight, because jumper will actually come to rest in sand। लॉन्ग जंपर जो होता है उसके ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई होती है, फोर्स होती है, क्योंकि बेशक वो स्टैंड पे है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इफेक्ट होता है, मतलब सेम वही चीज वो है, जरूर इफेक्ट करता है। The horizontal velocity of the long jumper is constant। तो जो लॉन्ग जंपर की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। द पाथ ऑफ द एथलीट विल बी इन स्ट्रेट लाइन व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। जब ऊपर से देखेंगे तो वो नीचे अगर देखा जाए तो उसने सीधे ही जाना ना, कहीं का चेंज तो नहीं जाना ना, लीनियर ही है। द जंपर विल नॉट स्पीड अप और नॉर स्लो डाउन हॉरिजॉन्टली, ना तो वो स्पीड अप होता है ना स्लो डाउन होता है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली तो हो रहा है, तो ऊपर को जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली वो सेम ही रहता है। एंड नो मैटर व्हाट द एथलीट डज ड्यूरिंग द फ्लाइट फेज, मतलब कोई भी चीज उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही जब वो फ्लाइट फेज के अंदर है, मतलब सेम तरीके से जा रहा है। मतलब अब वो रेस्ट पे क्यों आता है, in the absence of gravity the longer jump would continue to travel both upward and horizontally in a straight line with a constant, मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वो
उसी तरह से आगे जाता जाएगा सेम वेलोसिटी के साथ, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। लेकिन चूंकि फिर उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट कर रही है, तो इसलिए वो नीचे को आएगा। ये उसका पहला लॉ था। अगले लॉ देख लेते हैं। वो स्क्रीन शेयर जो उस दिन मैंने कहा था ना स्क्रीन शॉट लेना, वो मुझे भेजना प्लीज। कोई सवाल है तो पूछ लें, लेकिन जो स्क्रीन शॉट था उसमें मैंने कोर्स कंटेंट इधर है, मुझे बे सेंड करना, मैं तब गेम देख लूंगा। हाँ जी बताएं प्लीज, सेंड कर दो ग्रुप में प्लीज, मैं खुद ही इधर मैं देख रही हूँ, करती हूँ अभी। के। बाकी लोगों की तैयारी कुछ हो रही है कोई नहीं? ये सर वन वन पूछते हैं जी, सबसे ऊपर है मिस सदन। मिस सदन कैसी तैयारी हो रही है? Normal is not a good answer. Should focus on your studies. इससे मेरा आप बताएं। नहीं नहीं एग्जाम दें, बंदा मतलब बंदे को पता तो होना चाहिए ना इतना कॉम्पिटेंट। ये अब नॉर्मल वाली बहुत बुरी बात है। सेकंड पे मिस मेरा रिप्लाई प्लीज। बोल ना, आवाज कैसे आएगी? ये जीरो वाले ना फिर क्लास ही ना लिया करें। जरूर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। सोए समय की पंगा लेते होते हैं ना, ऐसे थोड़ी लेते हैं। आपको चाहिए कि रात को ज्यादा पढ़ लें तो बच्चे सोए हुए हैं तो। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन सर बच्चे, जो बच्चे रात को भी ना सोए उनका क्या करें?
अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। स्क्रीन शेयर हो रही है? को बोलते ही नहीं है, पूछूं किससे? जिससे पूछूं वो मैसेज कर देता है। सर मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर रही थी, अब मेरी ठीक हो रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र ही करना चाहिए अल्लाह का, और मेहनत भी करनी चाहिए। सिर्फ शुक्र से काम भी नहीं चलेगा, सिर्फ मेहनत से भी नहीं। दोनों चीजें चल रही तो फिर काम बनता है। अल्लाह सबको कामयाब करे। नहीं हो इसके शेयर, ठीक है। ये बायोमैकेनिक्स तकरीबन एंड हो चुका है। इसमें दो चार चीजें रहती हैं, वो मत करा दूंगा। इसके दो लॉ रहते हैं, वो बताने हैं बस। और फिर उसके बाद उसके बाद दो तीन चीजें हैं, वो बता दूंगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, इसका सेकंड लॉ परसों कल एंड कर देनी है। कल इंशाल्लाह ये वाला ना बायोमैकेनिक्स एंड, परसों टेस्ट। सर गेम्स का भी होगा साथ टेस्ट? हाँ जी, जो गेम्स पढ़ा रहा हूँ उनके साथ होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ कल पढ़ाऊंगा, थर्ड भी कल पढ़ाऊंगा, दो चार चीजें कल बता दूंगा। ओके। लैपटॉप का टाइम सेट कर ले। अच्छा। ये मैं 1 घंटा पीछे चलता हूँ दुनिया से। अच्छा ये मैं सर अमेरिका, जो हम ये इधर क्या नाम है ऐसा, क्योंकि अच्छा मेरा टाइम जो है वो 6:43 को, चलो ठीक। वाह, इतना नोट करते लैपटॉप दे। ऑब्जर्वर हमेशा अच्छे होने चाहिए, हर बंदे को ऑब्जर्वर अच्छा होना चाहिए। ये फिर आपको पता होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो स्पोर्ट्स है, क्योंकि गेम्स जो होती हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक बेस पे होती हैं। कैसे? कैसे? एक्सप्लेन करें क्या कहना चाह रहे हैं। ये टू टू मेरी तरफ हो रही है किसी और की तरफ?
अच्छा अभी मेरी तरफ है, सर ये आपकी तरफ हो रहा है। पता नहीं कहाँ हो रहा है। अच्छा बताएं, ये पता नहीं कहाँ हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये पूछ रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज बताइएगा, क्या एक्सप्लेन कीजिएगा अपना क्वेश्चन। सर ये जो हॉकी फुटबॉल वगैरह ये तो स्पोर्ट्स है ना, और जो गेम जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेस पे होती हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह पे, लैपटॉप इस तरह की, या गेम्स होती हैं। तो हमारा उनसे क्या काम। सर ऐसे ही कहा है। अच्छा फिर ठीक है। ओके ओके, अच्छा वैसे बता रही हैं, मुझे क्वेश्चन क्या है। ओके जी, स्टॉप शेयर, शेयर हो गया स्क्रीन, वाओ ठीक है ठीक है। ओके जी, डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो कहते हैं जी डिस्क फेंकने को। कब हुई है डिस्कस थ्रो? आर कंप्यूटर और एटलस हैवी डिस्क वाज वन ऑफ द, अच्छा इसमें ये मतलब फर्स्ट टाइम 708 BC men's discus throw event becomes a part of Olympic in 1986, फर्स्ट एडिशन at 1986, और उसके बाद वोमेन्स कंपटीशन वाज इंक्लूडेड, ये एथेंस में हुआ था 1986 में, और ये 1928 में एम्स्टर्डम में वोमेन्स का कंपटीशन। और इसमें होता क्या है, ये उसके पार्ट है, उसके कितनी मतलब होती है उसकी, वो जो डिस्क होती है, केज, डिस्कस, सर्कल, थ्रो, फाउल। फाउल इसका क्या है, इसके अंदर मतलब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। केज क्या है, a U-shaped mesh installed around the discus circle for the protection of viewers, official and competitors, ठीक है। तो केज जो है वो किसके रिलेटेड है, ओ ये इसके डिस्कस थ्रो के रिलेटेड, इसको दिखा देते हैं। ये इस तरीके से केज लगा देते हैं उसके आगे, इसलिए लगाते हैं ताकि व्यूअर्स जो है वो उससे व्यूअर्स के चोट ना लग जाए। ये इस तरीके से फेंकते हैं पे वो, ये बंदा जो खड़ा है, मतलब इसने इस एंगल से फेंकना है, ठीक है। व्यूअर्स साइड पे होंगे तो फिर व्यूअर्स की तरफ वो जो शायकीन होंगे उनकी तरफ वो नहीं जाएगी। फिर उसके बाद डिस्कस सर्कल है, सर्कल इज मार्क विद 2.50 मीटर डायमीटर। तो उसका डायमीटर क्या होता है, किधर गया सर, ये जो इसके अंदर सर्कल लगा हुआ है, ये वाला सर्कल, ये इसको सर्कल सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इसका डिस्कस का सेक्टर। ये इसका टोटल सर्कल जो होता है वो 2.50 मीटर होता है, इसका टोटल जो डायमीटर होता है। तो इसको यहां से लेके यहां तक एक मतलब जो ऐसी लाइन डायमीटर होता है क्या है, जो मतलब एक सिरे सर्कल के किसी भी एक सिरे से सेंटर को क्रॉस करते हुए सीधी लाइन जो है दूसरे पॉइंट तक जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सेंटर को क्रॉस करके, तो वो उसका डायमीटर होता है। इसका टोटल डायमीटर 2.50 है, तो अब लगाते किस तरीके से, हम इसको 2.50 को हाफ करेंगे 1.25 रह जाएगा। उसको सेंटर यहाँ पर एक मरकज मानेंगे, उसको मरकज मान के एक सिरे को
दूसरे सिरे को इस तरीके से घुमा देते हैं तो वो 2.50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर 1.25 है तो यहाँ से लेके यहाँ वहां तक भी 1.25 है, तो टोटल 2.50 हो जाएगा। तो इसके अंदर से हमने सेक्टर को फेंकना होता है, ठीक है, ये उसका सर्कल है। हमने जो है वो थाली फेंकनी होती है, डिस्कस फेंकनी होती है, यहाँ से उसको 75 सेंटीमीटर बाहर निकाल लेते हैं लाइन पक्की, और सेंटर में हल्का सा निशान लगा देते हैं जो कि उसके सेंटर लाइन को शो करते हैं। फिर यहाँ से यहाँ इस साइड पे तकरीबन इसका जो ये एंगल होता है ये बनाया जाता है, इसके अंदर अंदर हमने फेंकना होता है 38.9 कुछ होता है। ओके, थ्रो क्या होती है, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको बॉडी को मूवमेंट करते हुए डिस्कस को आगे फेंकना। फाउल क्या है, इफ द प्ले फाउल हैज थ्रोन द डिस्कस विदाउट एडहेरिंग द रूल्स द थ्रो इज काउंटेड एज फाउल। अगर उसने रूल्स को फॉलो करते हुए नहीं थ्रो की तो वो फाउल है। स्विंग क्या है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ प्लेयर अराउंड इटसेल्फ, मतलब अपने गिर्द घूमना, अपने उसको घुमाना बस, ठीक है। फिर स्टैंस क्या है, खड़े होना, किस तरीके से खड़े होना है। रिलीज क्या है, किस तरीके से उसने डिस्कस को हाथ से निकालना है एयर के अंदर। रिलीज एंगल क्या है, मतलब जो उसका जो प्रोजेक्टाइल एंगल होगा, उसका जो एंगल होगा जहां पे उसने उसके बाजू और ग्राउंड के दरमियान जो उसका एंगल बनेगा उसको कहेंगे कि ये उसका रिलीज एंगल है, मतलब एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग द डिस्क, जब उसने डिस्कस को रिलीज किया है